अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। जी, यह कक्षा 7 विज्ञान की एनसीईआरटी किताब पर आधारित है। हाँ, और हम इन नोट्स के हर एक पन्ने को, हर एक लाइन को बिल्कुल क्रम में पढ़ेंगे और समझेंगे। इसका मकसद यही है कि रिवीजन के लिए ये एक मजबूत आधार बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो स्क्रीन पर अध्याय का शीर्षक है अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और नीचे लिखा है कक्षा 7 विज्ञान एनसीईआरटी महत्वपूर्ण नोट्स और रिवीजन। यहाँ एक चित्र में 3 चीजें दिखाई गई हैं। बाईं ओर एक बर्फ का टुकड़ा है जो पिघल रहा है, बीच में जलती हुई लकड़ियां हैं जिनमें से आग निकल रही है, और दाईं ओर एक मोटी पुरानी लोहे की जंजीर है जिस पर जंग लगा हुआ है। तो ये तीनों चित्र क्या ये पूरे अध्याय को दर्शाते हैं? हाँ, आप कह सकती हैं कि ये तीनों चित्र इस पूरे अध्याय का सार हैं। बर्फ का पिघलना एक तरह का परिवर्तन है, लकड़ी का जलना दूसरी तरह का, और लोहे पर जंग लगना एक तीसरी प्रक्रिया को दिखाता है। बिल्कुल। हम इन्हीं परिवर्तनों के प्रकारों को विस्तार से जानेंगे। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ हेडिंग है हमारे आसपास के परिवर्तन, चेंजेस अराउंड अस। पहला बिंदु है हमारे दैनिक जीवन में कई परिवर्तन होते हैं। ये तो हम रोज ही देखते हैं ना। हाँ, जैसे उदाहरण दिए गए हैं शक्कर का पानी में घुलना, विलयन बनाना, और दूध से दही जमना, दूध का खट्टा होना, रबर बैंड का खींचना। और दाईं ओर 2 चित्र भी हैं। एक में चम्मच से ग्लास में शक्कर घोली जा रही है और दूसरे में हाथों से एक रबर बैंड को खींचा जा रहा है। तो ये सभी उदाहरण ये अलग अलग तरह के बदलाव हैं। हाँ बिल्कुल। शक्कर जब पानी में घुलती है तो वो गायब हो जाती है, पर उसका स्वाद पानी में रहता है। दूध से दही बनना एक ऐसा बदलाव है जिसे हम वापस दूध में नहीं बदल सकते। और रबर बैंड को खींचने पर उसका आकार बदलता है, पर छोड़ने पर वो वापस वैसा ही हो जाता है। सही, ये सब अलग अलग तरह के बदलाव हैं। नोट्स में नीचे लिखा है परिवर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस, और दूसरा रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। यही 2 मुख्य श्रेणियां हैं जिनमें हम इन सभी परिवर्तनों को बांटकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले भौतिक परिवर्तन को समझते हैं। हेडिंग है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। परिभाषा दी गई है वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसका सरल मतलब है कि पदार्थ की बाहरी दिखावट या अवस्था में बदलाव होता है, पर पदार्थ अंदर से वही रहता है। और ये भौतिक गुण क्या हैं? यहाँ लिखा है पदार्थ का आकार, शेप, साइज, रंग, कलर और अवस्था, स्टेट। यानी कोई चीज कैसी दिखती है, कितनी बड़ी है, उसका रंग क्या है, और वो ठोस है, द्रव है या गैस है, ये सब उसके भौतिक गुण हैं। तो इन्हीं में बदलाव को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ एक महत्वपूर्ण नियम भी लिखा है, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और ये सबसे जरूरी बात है, पदार्थ वही रहता है, बस उसका रूप बदलता है। जैसे कागज को फाड़ने पर वो रहता तो कागज ही है। अच्छा। और एक और बिंदु है, यह सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब जिसे उल्टा किया जा सके, जैसे पानी से बर्फ बनाना और फिर बर्फ से वापस पानी बना लेना। एकदम सही। चलिए अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है आकार और साइज में बदलाव। इसमें एक्टिविटी 5.1 का जिक्र है, कागज के टुकड़ों वाली। हाँ, इसमें लिखा है कागज को छोटे टुकड़ों में काटने पर उसका साइज बदल जाता है और पुनः जोड़ना संभव नहीं, लेकिन कागज का गुण वही रहता है। यहाँ चित्र में भी एक बड़े चौकोर कागज को छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ दिखाया गया है। तो काटने पर साइज तो छोटा हो गया, पर हर टुकड़ा अभी भी कागज ही है ना, कोई नई चीज नहीं बनी, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अगली एक्टिविटी 5.2 है चॉक पाउडर के बारे में। हाँ, चॉक पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बनाने से फिर से चाक बन जाती है। मतलब चाक को पीसकर पाउडर बना दिया तो उसका आकार बदल गया, पर उस पाउडर में पानी मिलाकर हम उसे वापस चाक का आकार दे सकते हैं। पदार्थ तो चाक ही रहा। तो निष्कर्ष ये है, यह एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि कोई नया पदार्थ नहीं बना। बिल्कुल। अब दूसरा उदाहरण है अवस्था में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक चित्र है जिसमें बीच में बर्फ ठोस है, नीचे दाईं ओर जल द्रव और नीचे बाईं ओर भाप गैस है। और तीरों से दिखाया गया है
कि ये कैसे एक दूसरे में बदल सकते हैं। एक्टिविटी 5.3 है बर्फ ठोस से जल द्रव और जल से वापस बर्फ। और एक्टिविटी 5.4 है जल द्रव से भाप गैस और वापस। तो यह चित्र जल के 3 रूपों को दिखा रहा है। जी। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघलकर पानी बन जाता है। यह अवस्था का परिवर्तन है, ठोस से द्रव। और जब हम पानी को और गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है। हाँ, ये भी अवस्था का परिवर्तन है, द्रव से गैस। और इसी तरह ठंडा करने पर भाप से पानी और पानी से बर्फ बन जाती है। नोट्स में एक जरूरी बात लिखी है, जल की अवस्था बदल रही है लेकिन पदार्थ जल वही है। ये भौतिक परिवर्तन है। बिल्कुल सही। पदार्थ पानी ही है, H2O, चाहे वो किसी भी रूप में हो। इसलिए ये एक भौतिक परिवर्तन का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण देखते हैं, रंग में परिवर्तन। ये एक्टिविटी 5.5 है। जी। यहाँ चित्र में एक गैस स्टोव के ऊपर एक आरी के ब्लेड मतलब हैक्सो ब्लेड को गर्म किया जा रहा है। प्रक्रिया दी है, उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना। और अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन में लिखा है, ब्लेड का अगला भाग गर्म होकर लाल हो जाता है। और फिर ज्वाला से हटाने पर और ठंडा होने पर ये अपने मूल रंग में वापस आ जाता है। तो इस प्रयोग में जब तक ब्लेड गर्म है उसका रंग लाल दिखता है, लेकिन जैसे ही उसे हटाकर ठंडा करते हैं वो वापस अपने असली रंग में आ जाता है। मतलब यहाँ रंग में बदलाव अस्थायी है। हाँ, और कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, लोहा लोहा ही रहता है। तो निष्कर्ष ये है, यहाँ रंग में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। एकदम स्पष्ट। तो ये तो हुई भौतिक परिवर्तन की बात। अब दूसरी श्रेणी पर आते हैं, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। जी, अब बात होगी केमिकल चेंजेस की। परिभाषा है वो परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसे रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन का ठीक उल्टा है। हाँ बिल्कुल। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है नए पदार्थ। इसका मतलब है कि जो चीज पहले थी वो अब कुछ और बन गई है, जिसके गुण भी पूरी तरह से अलग हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग, भोजन का पचना और फल का पकना। ये सभी स्थायी परिवर्तन है। आप जंग से आसानी से वापस लोहा नहीं बना सकते और पचे हुए भोजन से वापस असली भोजन नहीं बना सकते। बिल्कुल। और पके फल को वापस कच्चा नहीं कर सकते। इन सब में नए पदार्थ बनते हैं। और नोट्स में लिखा है ये परिवर्तन स्थायी परमानेंट होता है। जी हाँ। चलिए अब इसका एक प्रयोग देखते हैं। हेडिंग है मैग्नीशियम का जलना, एक्टिविटी 5.6। ये एक बहुत ही क्लासिक प्रयोग है। चित्र में एक मैग्नीशियम के फीते को जलाया जा रहा है जिससे बहुत तेज सफेद रोशनी निकल रही है। अवलोकन में लिखा है मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर वो चमकदार श्वेत सफेद प्रकाश के साथ जलता है। जलने के बाद श्वेत भस्म व्हाइट ऐश शेष रह जाती है। हाँ, एक सफेद राख जैसी चीज बच जाती है। और संकल्पना ये है कि यह भस्म मैग्नीशियम से अलग एक नया पदार्थ है। बिल्कुल। जब मैग्नीशियम जलता है तो वो हवा की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। जलने के बाद जो सफेद राख बचती है वो मैग्नीशियम नहीं है, वो एक बिल्कुल नया पदार्थ है। यहाँ एक समीकरण भी दिया है, मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 टू मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये समीकरण यही बता रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि वो सफेद राख है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नए पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जो नया पदार्थ बना उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक। यहाँ प्रयोग में लिखा है मैग्नीशियम की भस्म MgO को जल में घोलने पर एक नया पदार्थ बनता है। और उसका भी समीकरण है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस जल H2O, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। तो मतलब उस सफेद राख को पानी में घोलने पर एक और रासायनिक अभिक्रिया हो गई। जी हाँ, और एक और नया पदार्थ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। फिर इसका लिटमस परीक्षण किया गया है जो कि महत्वपूर्ण बताया गया है। हाँ, यह मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक बेस है। अच्छा, देखिए, लिटमस पेपर से हम पता लगाते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारकीय,
क्योंकि इस विलयन ने लाल लिटमस को नीला कर दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि जो नया पदार्थ बना है वो स्वभाव से क्षारीय यानी बेसिक है। समझ गया। अब अगली एक्टिविटी 5.7 है कॉपर सल्फेट और लोहे की अभिक्रिया। ये बहुत ही रोचक है। इसमें रंग बदलता है। चित्र में 2 बीकर हैं, एक में नीला घोल है, दूसरे में एक ब्लेड डालने के बाद घोल हरा हो गया है। जी। प्रक्रिया है नीले थोथे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील या ब्लेड डालना। और इसका अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। पहला, विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है आयरन सल्फेट बनने के कारण। और दूसरा, लोहे की कील या ब्लेड पर भूरा निक्षेप या ब्राउन डिपॉजिट जम जाता है, जो कि कॉपर की परत होती है। तो यहाँ हुआ क्या असल में? यहाँ लोहे ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा दिया और खुद उसकी जगह ले ली। इसलिए नीला विलयन अब आयरन सल्फेट बनने के कारण हरा हो गया। और जो कॉपर हटा वो कील पर जम गया। हाँ, भूरी परत के रूप में। तो यहाँ 2 नए पदार्थ बने, आयरन सल्फेट और कॉपर। समीकरण भी दिया है कॉपर सल्फेट नीला प्लस लोहा, आयरन सल्फेट हरा प्लस कॉपर भूरा निक्षेप। बिल्कुल। अगला प्रयोग है एक्टिविटी 5.8 सिरका और खाने का सोडा। ये तो कई लोग घर पर भी करते हैं। चित्र में एक परखनली है जिसमें बुलबुले उठ रहे हैं। प्रयोग है सिरका विनेगर प्लस खाने का सोडा बेकिंग सोडा को मिलाने पर। अवलोकन है बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देती है। गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं। जब सिरका, जो एक अम्ल है, और खाने का सोडा, जो एक क्षारक है, मिलते हैं तो एक गैस बनती है। इसी गैस के कारण बुलबुले और आवाज पैदा होती है। और समीकरण है सिरका एसिटिक अम्ल प्लस खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस अन्य पदार्थ। तो वो जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, पर अब जो गैस बनी इसकी पहचान कैसे करें? अगली स्लाइड इसी बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परीक्षण। इसका एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। हाँ, लिखा है मानक परीक्षण। जब CO2 गैस को चूने के पानी लाइम वाटर में गुजारा जाता है तो वो दूधिया मिल्की हो जाता है। और दूधिया लंग कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पक्का टेस्ट है। जी हाँ। जब वो चूने के पानी से गुजरती है तो एक नया पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो पानी में घुलता नहीं और उसे दूधिया बना देता है। चित्र में यही प्रयोग दिखाया गया है। इसका भी समीकरण है CO2 प्लस चूने का पानी CaOH2 रिएक्ट्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 दूधिया अवक्षेप प्लस जल H2O। बिल्कुल। तो अब तक के प्रयोगों से हम रासायनिक परिवर्तन के कुछ संकेत पहचान सकते हैं। अगली हेडिंग यही है, रासायनिक परिवर्तन के संकेत। इंडिकेटर्स ऑफ अ केमिकल चेंज। हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है? इसके कुछ संकेत हैं, जैसा कि नोट्स में लिखा है। पहला है ऊष्मा, प्रकाश या विकिरण का निकलना, अवशोषित होना। दूसरा, ध्वनि उत्पन्न होना। तीसरा, गंध में परिवर्तन। चौथा, रंग में परिवर्तन। और पांचवा, किसी गैस का बनना। तो इनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा संकेत मिलने पर हम कह सकते हैं कि शायद कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बिल्कुल, जैसे मैग्नीशियम के जलने पर प्रकाश और ऊष्मा निकली, सिरके वाले प्रयोग में गैस बनी और कॉपर सल्फेट वाले प्रयोग में रंग बदला। सही। अब बात करते हैं हमारे जीवन में रासायनिक परिवर्तनों की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पौधे अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा, पाचन, डाइजेशन, हमारे शरीर में भोजन का पचना। और तीसरा, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया। ये सभी प्रक्रियाएं हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण से हमें भोजन और ऑक्सीजन मिलती है, पाचन से हमें ऊर्जा मिलती है। यहाँ ओजोन परत का भी जिक्र है। हाँ, ओजोन लेयर। वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण को सोख लेती है। और ओजोन का ऑक्सीजन में टूटना एक रासायनिक परिवर्तन है जो हमारी सुरक्षा करता है। तो ओजोन परत भी हमारी रक्षा एक रासायनिक परिवर्तन के जरिए करती है। जी बिल्कुल, ये हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। चलिए अब एक बहुत ही आम रासायनिक परिवर्तन पर आते हैं। लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। परिभाषा है लोहे के टुकड़े को खुले में छोड़ने पर उस पर भूरे रंग की परत जमना जंग कहलाता है। और जरूरी बात यह है कि जंग Fe2O3 लोहे, फे से भिन्न पदार्थ है। तो क्योंकि जंग एक नया पदार्थ है
इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। एकदम सही। और ये तभी लगता है जब लोहा, हवा और नमी दोनों के संपर्क में आता है। हाँ, यहाँ अनिवार्य शर्तें भी लिखी हैं। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल या जलवाष्प दोनों का होना आवश्यक है। और इसका समीकरण है लोहे Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस जल H2O, जंग आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो अगर ये एक समस्या है तो इससे बचने के तरीके भी होंगे। अगली स्लाइड है जंग से बचाओ। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। पहला तरीका है पेंट या ग्रीज लगाना। इसका सीधा सिद्धांत है लोहे को हवा और नमी के संपर्क में आने से रोकना। पेंट या ग्रीस एक परत बना देते हैं। दूसरा तरीका है यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन। ये क्या होता है? इसमें लोहे पर जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। घरों में जो पानी के पाइप होते हैं वो अक्सर गैल्वेनाइज्ड होते हैं। तो इससे क्या होता है? अब अगर संपर्क होगा भी तो जिंक से होगा, लोहा सुरक्षित रहेगा। अच्छा, और यहाँ स्टेनलेस स्टील का भी जिक्र है। हाँ, स्टेनलेस स्टील। ये लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल, मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है और इसमें जंग नहीं लगती है। जी, ये भी जंग से बचाने का एक बहुत कारगर तरीका है। अब इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिस्टलीकरण। जी, इसकी परिभाषा है किसी विलयन से पदार्थ के शुद्ध और बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करना। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। हाँ, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें हम किसी घुले हुए पदार्थ को सिर्फ ठोस शुद्ध रूप में वापस पा रहे हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। यहाँ एक्टिविटी 5.9 में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने की विधि दी है। जी, जिसमें उबलते पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल और कॉपर सल्फेट पाउडर घोलते हैं और फिर ठंडा करने पर शुद्ध नीले क्रिस्टल मिलते हैं। बिल्कुल। अब एक बहुत ही रोचक जानकारी है अगले स्लाइड में। क्या आप जानते हैं? डू यू नो? दिल्ली का लौह स्तंभ, द आयरन पिलर दिल्ली। अच्छा, इसके बारे में बताया गया है? हाँ, इसका स्थान है कुतुब मीनार के पास। ऊंचाई 7 मीटर से अधिक और भार 6000 किलो से ज्यादा। और इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है 1600 वर्षों से अधिक पुराना होने के बावजूद इसमें जंग नहीं लगा है। ये तो विज्ञान का एक जीता जागता चमत्कार है। और ये प्राचीन भारतीय धातु प्रौद्योगिकी यानी मेटलर्जी की उत्कृष्टता दर्शाता है। बिल्कुल, 1600 साल से ये स्तंभ खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन आज तक इस पर जंग नहीं लगा। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज धातु विज्ञान में कितने निपुण थे। अब अध्याय के अंत में दोनों परिवर्तनों की एक तुलना दी गई है। हाँ, एक क्विक रिवीजन के लिए। तो पहले भौतिक परिवर्तन। पहला बिंदु, नया पदार्थ नहीं बनता। दूसरा, केवल भौतिक गुण, आकार, रंग, अवस्था बदलते हैं। तीसरा, सामान्यतः उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल। और उदाहरण बर्फ पिघलना, कागज फाड़ना। और अब रासायनिक परिवर्तन। पहला बिंदु, नया पदार्थ बनता है। दूसरा, नए गुणों वाला पदार्थ बनता है। तीसरा, सामान्यतः अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल। और उदाहरण जंग लगना, दूध से दही बनना। ये सारणी पूरे अध्याय का निचोड़ है। बिल्कुल। सबसे मुख्य अंतर यही है, क्या कोई नई चीज बनी? अगर हाँ तो रासायनिक, अगर नहीं तो भौतिक। एकदम सही। आखिर में अध्याय के प्रमुख शब्द, कीवर्ड्स दिए गए हैं। इसमें है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, यशद लेपन, क्रिस्टलीकरण और जंग लगना। और नीचे एक